हेलो गाइस, आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक में से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगी। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सो हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स और बेसिस के साथ। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो जो लेमन है, लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल, ग्रेप्स, कर्ड, इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है। बेसिस के एग्जांपल देखें तो जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस प्रेजेंट होता है, जो भी सोप यूज़ करते हैं उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखेंगे। एसिड्स आर sour in taste, bases are bitter in taste. Acid turns blue litmus to red and bases turn red litmus to blue. अब लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर। आपको ये याद रखना है कि जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर इन टेस्ट एंड बी फॉर ब्लू। मीन्स बेसिस को अगर हम लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर मिलता है। एसिड्स गिव्स H positive ions in the aqueous solutions. एसिड aqueous solutions में अगर एसिड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें H positive ions मिलते हैं, और बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करें तो OH negative ions मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोप है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, सो बेसिस आर सोपी इन टच एंड एसिड डू नॉट हैव सोपी टच। एग्जाम्पल देखें, एसिड के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और बेसिस के एग्जाम्पल होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम उन्हीं एसिड्स की बात कर रहे हैं जिसमें H, देखो अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे H प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और बेसिस को वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। अब हम सोर्सेस देखेंगे कि एसिड के सोर्सेस क्या है। लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ये भी आपको याद करने होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। और बेसिस के एग्जांपल्स देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अमोनिया भी बेस का एग्जांपल है जो हम एंटासिड्स यूज करते हैं। जैसे कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उसके बाद एसिडिटी हो जाती है, मीन्स आपके अंदर एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मींस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेस। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड और बेसिस जो हैं वो एंटी हैं एक दूसरे के लिए। Our next question is, what are indicators? Indicators क्या होते हैं? An indicator is a chemical substance which shows a change in its physical property, basically in odor or color, when brought in contact with a acids or a base. जब हम indicators को एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। और कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये? कलर एंड ऑर्डर। अब इंडिकेटर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एग्जाम्पल लेते हैं लिटमस। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकन। लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन प्लांट से। एसिड टर्न्स
blue litmus paper to red and basis turns red litmus paper to blue. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक. अब टर्मरिक को एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो येलो कलर में ही रहती है, और अगर बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लाया जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड. इसका अगर आप डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखें, अगर आपके कपड़े पे जैसे कि आपने वाइट टी शर्ट पहनी है या वाइट कुर्ता, उस पर सब्जी के दाग लग जाते हैं जब उसको सोप के कांटेक्ट में लाते हैं. सोप मीन्स बेसिक मीडियम, तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में. नेक्स्ट रेड कैबेज. एसिडिक मीडियम में रेड कलर ही रहता है और बेसिक मीडियम में ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाता है. Olfactory indicators, it is a substance whose smell changes depend on whether it is mixed with an acidic or basic solution. अब olfactory indicators में क्या होता है कि इसकी स्मेल चेंज होती है. जब भी एसिडिक और बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इन इंडिकेटर्स की स्मेल चेंज होती है. इसमें फर्स्ट आता है अनियन. पेस्ट ऑफ अनियन loses its smell in the basic medium and it does not loses its smell in acidic medium. अगर बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में अनियन की पेस्ट को लाया जाए तो इसकी स्मेल कम हो जाती है, मतलब लूज हो जाती है. नेक्स्ट आया वनीला. वनीला, इट्स स्मेल वैनिश विद बेस. जब वनीला को बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी स्मेल वैनिश हो जाती है, बट एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी स्मेल वैनिश नहीं होती है. क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल में क्या है कि एसिड के प्रेजेंस में स्मेल वैसी ही रहती है, बट अगर बेस के कांटेक्ट में लाया जाए तो इसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाती है. अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप देखो कि जो अगर हम बेसिक मीडियम लेके आ रहे हैं इनके कांटेक्ट में तो उनकी स्मेल चेंज नहीं हो रही है. अगर बेसिक मीडियम में लेके आ रहे हैं तभी इनकी स्मेल वैनिश हो रही है या फिर कम हो रही है. नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, एसिड बेस इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस. अब एसिड बेस इंडिकेटर है जो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं. इसमें मेनली दो हैं, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. फिनोप्थिलीन की बात करते हैं. एसिड में, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका फिनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है. एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक. मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में जब आता है तब ये रेड कलर में चेंज होता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर में रहता है. अब मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी आपको. पहले पेन ले लेते हैं. ये देखो, ये हमारे पास फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन है. फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस होता है. अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें फिनोप्थिलीन की ड्रॉप्स को तो कोई चेंज नहीं होगा, मींस ये कलरलेस ही रहेगा. और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया और उसमें फिनोप्थिलीन्स की कुछ ड्रॉप्स डाली तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. हमने मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज को ही मिथाइल रेड बोलते हैं, इसका कलर रेड है. अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. और बेसिक सॉल्यूशन में डालें मिथाइल ऑरेंज को वो येलो कलर में चेंज हो जाता है. एल्कली भी इस बेस का ही पार्ट होते हैं. एल्कलीज को हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बेस लिख लेते हैं. नेक्स्ट अब हम लिटमस पेपर लेते हैं. ये देखो, ये दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा और बेसिक सॉल्यूशन होगा. अब यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और ब्लू लिटमस पेपर को जब सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है. और रेड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा. ओके. अब यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लिया, रेड को जब
सॉल्यूशन में डाला, बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया. ओके, B for blue and B for basic. Our next question is, you have been provided with 3 test tubes. One of them contain distilled water and other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given with only red litmus paper, how will you identify the content of each test tubes? Okay, आपके पास अब 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं. सो तीनों में, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन तीसरे में. अब आपको पता नहीं है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, और आपको दिया हुआ है सिर्फ रेड लिटमस पेपर. अब रेड लिटमस पेपर से आपको बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन होगा. सो इज आंसर, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, turn by turn. The solution which turn red litmus to blue, which will be basic solution. The blue litmus paper formed here can now be used to test the acidic solution. Put the blue litmus paper obtained above in the remaining 2 test tube, turn by turn. The solution which turns the blue litmus paper to red will be acidic solution, and the solution which has no effect on any litmus paper will be neutral and hence it will be distilled water. So क्या किया हमने कि हमने टर्न बाय टर्न पहले तीनों सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डाल दिया. अब रेड लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा. अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ब्लू में कन्वर्ट हो गया रेड लिटमस पेपर, तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर आ गया. अब दोनों सॉल्यूशंस जो बचे हुए हैं उसमें टर्न बाय टर्न डालना है. जिस सॉल्यूशन में कलर चेंज होगा, मींस रेड कलर आएगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसमें कलर चेंज नहीं होगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा. मैं टेस्ट ट्यूब के बजाय कंटेनर लेती हूँ, एक कंटेनर. अब देखो, हमें 3 में से एक कंटेनर मिल गया जिसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. अब हमारे पास ब्लू, अब तो हमें पता चल गया ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा. ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास आ गया. तो अब हमने ब्लू लिटमस पेपर को दूसरे कंटेनर में डाल के देखा. अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ये कौन सा होगा? ये डिस्टिल्ड वाटर है. ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन आ गया. ये डिस्टिल्ड वाटर आ गया. ठीक है. अब थर्ड क्या होगा? थर्ड ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया. दैट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है. Our next question is, how do acid and base react with metal? एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से होते हैं. सो आप पीरियोडिक टेबल में देखो, सो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली मेटल्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. सो हम रिएक्शन देखेंगे कैसे. Acid react with most of the metal to form salt and hydrogen gas. एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और साथ में रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. हमने एग्जांपल लिया, जिंक मेटल है, वो H2SO4 के साथ, H2SO4 इज एसिड, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. तो अब देखो, जिंक कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हमने +H2 लिख दिया. अब हमारे पास क्या क्या बचा? SO4 बचा और जिंक. सो जिंक और SO4 आपस में कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम सॉल्ट बोलेंगे. अब जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है. 2 से 2 कट जाएगा तो ZnSO4 हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा. इसको हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटल, सोडियम भी मेटल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब सोडियम, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और सोडियम और क्लोरीन आपस में कंपाउंड बना लेंगे. सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, तो इसलिए फॉर्मूला आ गया NaCl. वैसे ही आयरन और HCl के साथ रिएक्ट करेगा.
आयरन की वैलेंसी 2 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा FeCl2। आपको रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ब खुद फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जैसे मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब मैग्नीशियम का फॉर्मूला भी 2, मतलब वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, दोनों आपस में कट जाएंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। सो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा। एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है, सो Al के नीचे 2 आएगा और होल सल्फेट के नीचे 3 आएगा। अगर हम इसकी एक, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है, सो हमने क्या किया, जिंक, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए और उसको एसिड के साथ, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। अगर हमें हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करनी होती है तो कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एक सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब ये जो सोप के बबल्स हैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अगर आप कोई कैंडल, बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लेके आओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। नेक्स्ट, बेसिस कैसे रिएक्ट करेंगे, बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, मेटल हमने जिंक लिया, बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, ओके। सो मेटल कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्शंस लिखनी है एसिड की, और बाइकार्बोनेट के साथ। सबसे पहले एसिड की रिएक्शन लिख रहे हैं हम मेटल कार्बोनेट के साथ। सो इसमें जैसे कार्बोनेट है, सो कार्बोनेट टूट के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर रिलीज होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो मेटल, सोडियम मेटल लिया हुआ है। अब देखो, ये मैं आपको फिर से बार बार इसीलिए करा रही हूँ कि आप भूलो नहीं, सोडियम है और कार्बोनेट है, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो N के नीचे क्रिस क्रॉस मेथड से Na के नीचे 2 आ जाएगा और CO3 1 रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अब क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, वो निकाल दी हमने, दूसरा वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर निकाल दिया। अब क्या क्या बचा, देखो Cl बचा और Na बचा। सो Na और Cl आपस में मिलके एक कंपाउंड बना देंगे जो NaCl होता है, और ये सॉल्ट है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अब रिएक्शन कराएंगे हम एसिड की। अगर इसका फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आप इजीली लिख लेते हो, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2 होती है, ये आपस में कट जाएंगे, तो CaCO3 कार्बोनेट का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का। HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया, वाटर भी निकल गया। अब सॉल्ट किस किस के साथ बनेगा, Cl के साथ और Ca के साथ। अब CaCl2 इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, सो 2 और 1, सो 1 जो है वो कैल्शियम के नीचे आ गया और क्लोरीन के नीचे 2 आ गया। नेक्स्ट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है। सो कुछ नहीं होगा, मेटल हाइड्रो मतलब
अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या आ जाएगा, ये मतलब वैलेंसी 1 ही होगी, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। अब इसमें भी सॉल्ट ही फॉर्म होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एसिड को हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम मेटल है, सोडियम सॉल्ट बना लेगा Cl के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर भी यहाँ पे बाहर निकल फॉर्म होगा। सो ये दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है आपको, और बैलेंसिंग मेरे को लगता है कि अब आपको अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसीलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नीचे हमने 2 लगा दिया। तो सल्फेट और मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएंगे, कार्बोनेट बाहर निकल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और वाटर भी फॉर्म होगा। Our next question is, what is lime water test and what will happen when excess of carbon dioxide passes through lime water? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? Lime water is the solution of calcium hydroxide. If carbon dioxide is bubbled through lime water, the lime water turns milky or cloudy white due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. So lime water क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ये इसका कलर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्सचर जो है, और वाटर फॉर्म होता है साथ में। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इस सॉल्यूशन में मतलब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं तो तब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने पास करी, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। अब क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, इसकी वजह से इसकी मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। The milkiness disappears since calcium bicarbonate is water soluble. यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट्स मिल रहे थे, पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ये वाटर सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। देखो अब हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम CO2 ऐड करते हैं, हमने क्या किया, CO2 पास कर दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, प्लस इसमें वाटर है। ठीक है, अब इसमें हमने एक्सेस ऑफ CO2 डाला, ये देखो ये मिल्की कलर का है, मिल्की वाइट कलर है। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। Our next question is, how do acid and base react with each other? अब acids and base कैसे आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एसिड और बेसिस जो होते हैं, याद रखना है, एंटी हैं एक दूसरे के। The reaction between an acid and a base to give us salt and water is known as neutralization reaction. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रही है। कॉमन एग्जाम्पल है NaOH बेस, HCl एसिड, NaCl सॉल्ट मिल गया और वाटर। Actually, acids and bases react with each other to nullify the effect of each other. मैंने आपको पहले ही बताया, एसिड एंड बेस क्या करते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। देखो अब ये एसिड है, सॉल्यूशन है, एक फ्लास्क ले रहे हैं हम, यहाँ से एसिड डाल रहे हैं, यहाँ से बेस डाल रहे हैं,
सो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और वाटर। अब जैसे अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, ओवर ईटिंग करने के बाद स्टमक एक होता है, सो ओवर ईटिंग करने से क्या होता है कि हमारे पेट में एसिड की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस। बेस मतलब जो एंट एसिड्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस। अब जब कोई भी हनी बी होती है, अगर हनी बी आपको काट जाती है, सो हनी बी का जो स्टिंग होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। सो एसिड के इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए हम घर पे ही नुस्खे अपनाते हैं। क्या करते हैं, एक तो उसको हम सोप से धो लेते हैं, सोप में बेस प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या लगाते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, कोलगेट में भी मैंने आपको बताया बेस प्रेजेंट होता है। सो वो एसिडिक इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। Our next question is write the reaction of metallic oxide with acid. अब मेटल ऑक्साइड्स लेने हैं, हमें क्या लेने हैं, मेटल के ऑक्साइड्स लेने हैं, उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। सो क्या रिएक्शन मिलेगी हमें वो देखते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटालिक ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, अब मतलब मेटल है कोई भी, उसके साथ ऑक्सीजन लगा होगा। अब मेटालिक ऑक्साइड के फॉर्मूले आपको खुद लिखने होंगे, आपको क्रैम नहीं करना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, सो कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखोगे, वैलेंसी दोनों की दो दो है, सो आपस में कट जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा CaO। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। अब इन सब की रिएक्शंस देखते हैं। मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर। अब हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन लिखी HCl के साथ। आपको पता है सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर रिलीज होगा। अब सॉल्ट जैसे कॉपर और क्लोरीन जो है ये मिलके सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे। तो आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं है ना रिएक्शंस को। देखो कॉपर के साथ क्लोराइड का कंपाउंड बना देना है। अब कॉपर की वैलेंसी आपको पता है 2 है और क्लोराइड की 1 है, सो 2 और 1 फॉर्मूला आ गया CuCl2 और साथ में वाटर बाहर निकल रहा है। अब कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैकिश कलर का होता है। इंक को सबसे पहले मैं रिमूव करती हूँ, इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर है, ब्लैक इन कलर। उसके बाद हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड मिल रहा है। अब जो कॉपर क्लोराइड है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, ये भी पूछ सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ तो इसकी रिएक्शंस को कंप्लीट करो, ठीक है। या पूछ सकते हैं कि कौन सा कलर किस कलर में कन्वर्ट, वैसे कलर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बस क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है इसीलिए मैंने डाला हुआ है इसको, ओके। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम भी मेटल है। अब फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए सोडियम के नीचे 2 आ गया और ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया। अब सोडियम किसके साथ सॉल्ट बनाएगा, क्लोरीन के साथ, NaCl बन गया। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को H2SO4 के साथ, अब यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, सल्फेट के साथ जो है वो कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा। दोनों की वैलेंसी 2 होती है, कट हो गया, सो कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया CaSO4। लाइकवाइज आपको ये रिएक्शंस खुद ब खुद प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मेटल, अब देखो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ये रिएक्शंस कैसी हैं, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन में भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट ही मिलता है।
सो हमें इससे क्या पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है, और बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। तो ये हमेशा याद रखना है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले हमने क्या किया, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, अब हम बेस को नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें भी क्या मिल रहा है हमें, सेम सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। नॉर्मल जर्नल रिएक्शन लिखेंगे हम। बेस है, अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब इसकी ऑक्साइड फॉर्म लिखनी है। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये, अभी की थी पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं ना लैब में। सो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और वाटर। तो इसमें भी क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट मिल रहा है और साथ में वाटर। अब देखो तो ये क्या है, मीन्स ये बेस है। अब बेस लाइकवाइज एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट मिलेगा। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड इन नेचर। एक और एग्जांपल लिखा है हमने, ये भी बेस है, बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, हमें सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो our next question is why should curd and sour substance not to be kept in brass and copper vessels। हम कॉपर वेसल्स में या फिर ब्रास की वेसल्स में कर्ड को या फिर खट्टे सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रखते हैं? His answer: curd and salt substances should not be kept in a brass and copper vessels because these and other sour foodstuff contain acids। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कर्ड में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, और जो और भी सोर फूड स्टफ होंगे उसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा। अब एसिड जो है, क्योंकि कॉपर, ब्रास में भी कॉपर प्रेजेंट होता है और कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। मींस अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक मेटल कंपाउंड मिल जाएगा, मेटल कंपाउंड। अब ये जो मेटल का कंपाउंड बनता है ये पॉइजनस होता है और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो भी कॉपर है और ब्रास के यूटेंसिल्स हैं उसमें हम खट्टी चीज़ें नहीं रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी मैंने कुछ ही टॉपिक कवर कराया है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर टॉपिक्स मिलेंगे। आई होप गाइस इससे आपको समझ में आया हुआ होगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।